गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स की सेकंड क्लास। इन लास्ट क्लास व्हाट वी डिड, वी डन करेंसी कन्वर्जन एंड ऑल्सो वी हैव डन क्रॉस रेट। हमने उसके ऊपर एग्जाम्पल तो कई किए, बट क्या उनके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। तो उसके टाइप पे एक क्वेश्चन करते हैं आज। पहले स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन टाइप से, फिर उसके बाद कुछ क्रॉस रेट की एप्लीकेशन देखेंगे। यानी कि हमने जो लास्ट क्लास में किया उसकी हम एप्लीकेशन आज देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्टिंग विद पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज सी, रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोर लेस कन्वर्जन पर बेस्ड है। हालांकि कन्वर्जन के अंदर कोई इतनी चीज होती नहीं है कि उसके ऊपर क्वेश्चन अलग से बने, बट एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ है और अपने स्टडी मैट में भी है। ठीक है, तो देखते हैं। द फॉलोइंग टू वे कोट्स अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लैंग्वेज क्लियर है, टू वे कोट है यानी कि इसमें बिड और आस्क दोनों होंगे। स्पॉट रेट और 2 मंथ फॉरवर्ड। अभी एक नई टर्म आपके सामने आ रही है, 2 मंथ फॉरवर्ड, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है ना, फॉरेक्स मार्केट, उसके अंदर अगर आपको आज ही डील करना है, आज डील करना है मतलब मान लीजिए आपको आज ही डॉलर बाय करने हैं, अगर मैं यूएस डॉलर की बात करूं, और या फिर आज ही सेल करने हैं, तो एक रेट कोट हो रहा होगा कि आप ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकते हैं और ये रेट है। बट कई बार क्या होता है, जनरली ऐसा होगा कि यू विल फाइंड कि आपको जो रेट जो डील करना है वो 2 महीने बाद करना है, 2 महीने बाद करना है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन ना आज ही वो रेट डिसाइड करवा लेते हैं मार्केट में ना। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का रेट अभी से मिल रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ये टॉपिक हमारे कोर्स में बहुत डिटेल्ड में है, अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन अभी इसमें ना सिर्फ एक जिक्र आ रहा है इस क्वेश्चन में, हालांकि और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं फॉरवर्ड रेट को अभी डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं आपको। फॉरवर्ड रेट यानी कि जो आज रेट चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। स्पॉट रेट, the rate prevailing today, and forward rate is a rate is prevailing for some other day, some future date, some future date। जैसे कि सुनिएगा, लेट से आज है 10 अप्रैल 2021, आज लेट से मैंने कहा आज का रेट बताना, तो स्पॉट रेट आपने 10 अप्रैल का, लेकिन मेरे को 10 अप्रैल का नहीं चाहिए, मुझे 10 मई का रेट चाहिए। तो मैं बोलूंगा दिस इज 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। एफ आर मतलब फॉरवर्ड रेट बताओ। तो जो रेट मान लीजिए ये आज का रेट है 74 और 74.20 ये 1 मंथ फॉरवर्ड रेट है। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि ये वाला रेट ज़्यादा होगा या कम होगा, अभी वो डिटेल में पढ़ना है अपने को। लेकिन इस क्वेश्चन में ना वर्ड यूज हो रहा है फॉरवर्ड, इसलिए मैंने आपको बताना पड़ रहा है कि फॉरवर्ड रेट बोलते हैं आगे के रेट को। तो यानी कि आगे के रेट का मतलब अगर मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाऊं किसी, लेकिन आगे की फ्यूचर की डेट के लिए, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। तो वो कब सेटल होता है, जब वो डेट आ जाती है, तो उस रेट के ऊपर मैं आगे अपने ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। फायदा क्या होता है, मान लीजिए मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो मैंने अगर आज ही प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, अब जो उस टाइम पे क्या प्राइस होगा हमें उससे कंसर्न नहीं है, जो डिसाइड हमने कर लिया आज प्राइस फॉरवर्ड के लिए वही रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन पे वापस आता हूं। तो आपको रुपीस पर यूएस डॉलर दिया हुआ है, यानी एक यूएस डॉलर आज का रेट क्या है 46/46.2। तो आप समझते हैं कि ये बिड और आस्क रेट दिया हुआ है और 2 महीने के बाद का रेट भी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, रिक्वायर्ड हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड अ फर्म सेल टू गेट रुपीस 25 लाख आफ्टर 2 मंथ। ध्यान देना, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ लिखा हुआ है। 2 महीने बाद की अगर बात कर रहे हैं तो मेरे लिए कौन सा रेट रिलीवेंट है, सोच के बताओ, स्पॉट या फॉरवर्ड? ऑब्वियसली फॉरवर्ड, बाद वाला रेट, क्योंकि 2 महीने बाद की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कितना कंपनी यूएस डॉलर सेल करेगी टू गेट 25 लाख रुपीज, यानी उनको 25 लाख रुपए चाहिए। अगर एक कंपनी को 25 लाख रुपए चाहिए यूएस डॉलर, उनको क्या करना है, बेचना है। ठीक है, खरीदना क्या है, उनको चाहिए क्या, रुपीज चाहिए। तो ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या करना है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कन्वर्ट ही तो करना है। यानी कि 25 लाख को पाने के लिए मुझे कितने यूएस डॉलर को सेल करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताना है कि 25 लाख इक्वल टू कितने यूएस डॉलर, तो कन्वर्जन ही तो हुआ।
ठीक है, और क्योंकि इन्होंने बोला 2 महीने बाद चाहिए तो मैं कौन सा रेट लूंगा, 2 महीने बाद का। अभी फॉरवर्ड इतना ही समझो बस, ठीक है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो एक है स्पॉट रेट, एक है फॉरवर्ड रेट। और रेट क्या है देखो, रुपीस पर डॉलर, तो रुपी पर डॉलर हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 46, ये तो आज का रेट है 46.2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट पार्ट में काम आएगा। और 2 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है, 47 एंड 47.50। ध्यान देना पहला पॉइंट, हाउ मच यूएस डॉलर कंपनी शुड सेल टू गेट 25 लाख। मुझे सेल करना है 25 डॉलर को, कितना सेल करना है ये बताना है, टू गेट 25। अगर यानी कि मैं बोलूँ कि मुझे सेल करना है डॉलर, तो खरीदना क्या है, रुपीस, ठीक है। ये किसका रेट है बताइए जरा, रुपी पर डॉलर लिखा हुआ है, तो ये किसका रेट है, रुपी का या डॉलर का। बेस करेंसी कौन सी है, डॉलर है, आप जानते हैं। तो डॉलर का रेट है अपने पास, ठीक है। और यही बोल रहे हैं कि डॉलर को सेल करना है, तो डॉलर को सेल करने का रेट बता सकते हैं इसमें से, ये सब हमें आता है। डॉलर को सेल करने का रेट बोलो। सेल करने का रेट कौन सा होता है, ये वाला। मैं दोबारा याद दिला दूं आपको, अगर कस्टमर के एंगल से बात करनी होती है, कस्टमर खरीदेगा तो ज़्यादा पे खरीदेगा, ज़्यादा का रेट ये होता है हमेशा, और ये होता है कम रेट, तो कम रेट पे सेल होगा। तो यानी कि अगर वो सेल करेगा तो कौन सा रेट यूज़ होगा, 47, ठीक है। ठीक है, पहली चीज़ रेट कौन सा, आपको याद होगा कन्वर्जन में दो बातें ध्यान रखनी होती हैं, एक रेट कौन सा, दूसरा मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड सेल टू गेट इतना, तो टू गेट रुपीस 25 लाख, 25 लाख, डॉलर रिक्वायर्ड वुड बी 25 लाख। बताइए जल्दी से, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है, आप लोगों को पता है जिसका रेट है, अगर वही उसी उसी करेंसी को करना होता है, जिसका रेट है अगर मेरे पास वही करेंसी है तो मल्टीप्लाई होता है, और अगर जिसका रेट है लेकिन मेरे पास दूसरी कंट्री, मेरे पास करेंसी कौन सी है, 25 लाख है, मेरे पास रुपीज़ है, रुपीज़, पर रेट यूएस डॉलर का है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। और रेट कौन सा यूज़ होगा, 47, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। तो 47, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा इतना यूएस डॉलर आपको चाहिए, बेचना पड़ेगा। It is coming out 53191.48, 53191.48, ठीक है, डन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी रुपीज इन द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन यूएस डॉलर 2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। इस बार वर्ड देखो क्या बोल रहे हैं, स्पॉट मार्केट, स्पॉट यानी आज। कितने पैसे चाहिएंगे, रुपीस रिक्वायर्ड टू गेट, ऑब्टेन क्या करना है इस बार, यूएस डॉलर, यानी इस बार मुझे यूएस डॉलर चाहिए, यानी कि मुझे खरीदना है यूएस डॉलर को, ठीक है। इतना मुझे यूएस डॉलर चाहिए, कितना, 2 लाख, वो भी आज की मार्केट में। बहुत आसान हो गया, डॉलर चाहिए, डॉलर यानी खरीदना है, डॉलर को खरीदने का रेट बोलो, डॉलर को खरीदने का रेट बोलो, आपको पता है सामने लिखा है आपके, कौन सा रेट लेंगे, ऑब्वियसली ये वाला, खरीदने का रेट ये होगा। और कितने डॉलर, 2 लाख, ये किसका रेट है, डॉलर्स का, ठीक है, और करेंसी भी कौन सी है, डॉलर्स, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज है वही, रुपीज रिक्वायर्ड टू गेट 2 लाख डॉलर्स, 46.25, that much rupees would you require, you would require, right, ठीक है। It is coming out 92,50,000 rupees, 92,50,000। तो जब उन्होंने स्पॉट के लिए पूछा तो मैंने स्पॉट वाला रेट ले लिया, जब उन्होंने मुझसे फॉरवर्ड के लिए पूछा तो फॉरवर्ड वाला रेट ले लिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरवर्ड की इतनी नॉलेज चाहिए थी अपने को, ठीक है। तीसरा पार्ट विच इज मोर इम्पॉर्टेंट,
assume the firm has US $69,000 in the current account earning no interest। क्या बोल रहे हैं दोबारा, कह रहे हैं आप ये मान लो कि फर्म के पास उनके करंट अकाउंट में ना अभी $69,000 पड़े हैं। करंट अकाउंट अर्निंग नो इंटरेस्ट, आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। ROI ऑन रुपी इन्वेस्टमेंट इज 10% पर एनम। अब इन्होंने क्या बोला, ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर ये रुपी इन्वेस्टमेंट यानी कि रुपीस को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर को नहीं रुपीस को इन्वेस्ट करते हैं, तो कमाई का रेट क्या है, 10% पर एनम। शुड द फर्म एनकैश द US डॉलर नाउ, और यहाँ पे होना चाहिए एक वर्ड बीच में और, 2 months लेटर, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, पूरी लाइन इस तरह से होनी चाहिए, शुड द फर्म एनकैश द US डॉलर नाउ, बीच में आना चाहिए और 2 months लेटर। क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा समझ आया हो। बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान देना। ये कह रहे हैं कंपनी के करंट अकाउंट में ना इतने डॉलर पड़े हुए हैं, CA में करंट अकाउंट में $69,000 पड़े हुए हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस पर, आज पड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या कंपनी को आज कैश करवा लेना चाहिए US डॉलर को, और 2 month या 2 महीने बाद कराना चाहिए। दोनों की इम्प्लीकेशन देखते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे करवाना चाहिए नहीं, तो मेरा फोकस किस चीज़ पे होगा, किससे मुझे फ़ायदा होगा। अगर मैं आज इनकैश करवा लेता हूँ, इनकैश समझ रहे हो आप, मैंने US डॉलर को इनकैश करवा लिया, बेच दिया US डॉलर को, तो आज ही रुपीस में कन्वर्जन हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। और आज होने के बाद मैं क्या करूंगा उसको, क्वेश्चन ने बताया है रुपीस को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है 10% पर एनम। जैसे ही मैं आज कैश करवाऊंगा, फिर मैं उसको रुपीस को इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और 2 महीने बाद देखूंगा मेरे पास क्या आया, किस में, रुपीस में। पहला केस। दूसरा केस, बोलता हूँ नहीं नहीं इन्हें कैश मत करवाओ फॉरवर्ड रेट को देख के आपको लग रहा है बाद में करवाना अच्छा है, तो ठीक है बाद में करवा लेना। फिर आप कुछ नहीं करोगे, 2 महीने बाद $69,000 को कन्वर्ट कराओगे सीधा उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा, जो रेट हमारे को पता है, और फिर रुपीज़ में आ जाएगा। उस केस में इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने कन्वर्ट तो करवाया नहीं, क्योंकि कन्वर्ट कराने के बाद ही इंटरेस्ट शुरू होता अगर आप रुपीज़ में इन्वेस्ट करते तो। बट रुपीज़ में आपने इन्वेस्ट करा नहीं, आपने 2 महीने बाद ही कन्वर्ट करवाया। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है, देखिए ये करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन रुपी इज 10% पर एनम, वर्ड पे ध्यान देना, 10% पर एनम है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 एनकैश नाउ, आज ही करवा लो। इस पे आंसर निकालते हैं। आप मुझे बताना, अगर मैं इनकैश आज ही करवा लेता हूं, आज ही करवा लेता हूं, तो क्या होगा, रुपीज इक्वलेंट, यानी कि रुपीज में मुझे क्या मिलेगा, $69,000 है, मैं आज ही कन्वर्ट करवा लेता हूँ, इनकैश करवा लेता हूँ। आज डॉलर को बेचने का रेट कौन सा है, आज की बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने 2 रेट्स है, यू हैव 2 रेट्स विद यू। बोलो 46 या 46.25, कौन सा रेट लोगे। मुझे डॉलर को बेचना है आज, डॉलर को बेचना है आज, बता सकते हो। ऑब्वियसली आपको पता है ये खरीदने का रेट होता है और ये बेचने का रेट होता है, कौन सा, ये बेचने का रेट है 46। तो अगर मैं इसको बेचूंगा डॉलर को तो 46 में बिकेगा, और आपके पास डॉलर है और रेट भी डॉलर का है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 69,000 इंटू 46, इतने रुपीज़ आपके पास आ जाएंगे। 69,000 इंटू 46, इट इज़ कमिंग आउट 31,74,000 रुपये, रुपीज़ आ गए आज। बट कहानी ख़त्म नहीं हुई अभी, आपने इनकैश करवा लिए, इतने पैसे आप लेके आ गए रुपीज़ में। अब आप क्या करोगे, इसको इन्वेस्ट कर दोगे, तो इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 months, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 months बता सकते हैं, सिंपल है। 31,74,000, इस पे कितना रेट, 10%, कितने महीने के लिए, 2/2। तो ये तो आपका अमाउंट, ये तो आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, और आपका बेस जो अमाउंट है वो तो है ही, यानी कि इसको मुझे रादर ऐसे लिखना चाहिए और ज़्यादा आपको समझ आएगा। रुको, अमाउंट रिसीव्ड
आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा? 31,74,000 प्लस 31,74,000 इंटू 10% इंटू 2/12। दैट इज हाउ वी शुड राइट। तो देख लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। इंटरेस्ट आ रहा है 50, ये जो फिगर आ रही है दैट इज कमिंग आउट 52,900 और प्लस 31,74,000 तो आपका बेस अमाउंट है ही। तो यू वुड रिसीव 32,26,900। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन। अगर मैं एन कैश आज ही करा लेता हूं और फिर इसको इन्वेस्ट कर देता हूं तो 2 महीने बाद कंपनी को इतना पैसा मिलेगा रुपीज में। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है नहीं अभी मत कराओ, एन कैश आफ्टर 2 मंथ। तो 2 महीने बाद कराओगे यानी 2 महीने बाद आप डॉलर बेचोगे तो जो रेट है उसका, तो रुपीस कितना मिलेगा आपको? बोलो रुपीस आपको कितना मिलेगा? अगर आपने डॉलर बेचा 2 महीने बाद तो कौन सा रेट लगेगा डॉलर का? 47। तो 69,000 इंटू 47 ये डॉलर्स था। सॉरी 47, इट इज कमिंग आउट 32,43,000। तो अब ये दो ऑप्शन कंपेरेबल हो गए। आपका समझ आया कंपेरेबल कैसे हो गए? भाई मैं देखना चाहता हूँ कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो आई हैव टू गिव वेट एट द सेम पॉइंट ना, कि कितने पे, अगर 2 महीने बाद के दोनों की क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से। तो ये पैसा हो रहा है 2 महीने बाद 32,26,900 रुपये, और अगर मैं उसको 2 महीने बाद करता तो 32,43,000। तो ये तो ज़्यादा तभी हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा अच्छा है? कंपनी को क्या करना चाहिए? एडवाइस क्या है? एडवाइस, कंपनी शुड एनकैश आफ्टर 2 months as it gives more inflow। इनफ्लो इसमें ज़्यादा आ रहा है। डन। तो दिस इज द क्वेश्चन वी कैन से कि ऑन कन्वर्जन, राइट। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज इसके अंदर यूज हुई कन्वर्जन की। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन फ्रॉम आवर असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? एप्लीकेशन टिव क्वेश्चन करने हैं किस पे? क्रॉस रेट्स पे। क्रॉस रेट्स हमने सीखा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसको क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक छोटे से बेस की जरूरत है जो उस क्वेश्चन में यूज होगा, तो मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। यू मे गिव हेडिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्ट्रक्चर। क्या मतलब? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्ट्रक्चर क्या है इंडिया के अंदर? देखिएगा, सबसे ऊपर है आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज के सबसे ऊपर जो है वो कौन है? आरबीआई, मतलब जो इसको गवर्न करता है। उसके नीचे बैंक या वही इंस्टीट्यूशंस जिनको आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे कौन आ जाएगा? रिटेल पीपल, यानी आप और हम जैसे कंपनीज इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जिसकी हम बात कर रहे थे वो इसमें आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर चलता कैसे है ध्यान देना। मैं अब रेट की बात करूंगा आपसे। एक रेट होता है जो आरबीआई डील करता है, यानी आरबीआई और बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। यानी कि अगर आरबीआई को बैंक से या बैंक को आरबीआई से कुछ फॉरेन करेंसी का लेन देन करना है तो वो भी तो कोई रेट यूज करते होंगे। दैट इज द फर्स्ट रेट। ठीक है, एक रेट वो चलता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर बैंक रेट। ध्यान देना वर्ड पे, इंटर बैंक रेट। बैंक्स आपस में, एक बैंक दूसरा बैंक या एक इंस्टीट्यूशन दूसरा इंस्टीट्यूशन, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं वो भी तो आपस में खरीदते बेचते हैं करेंसी को, तो वो भी तो कोई रेट यूज करते होंगे। इसको बोलते हैं इंटर बैंक रेट, और यू कैन से होलसेल रेट।
और एक और रेट होता है जो क्या होता है, ये जो बैंक से इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिटेल रेट्स। ठीक है, और इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट। अब नाम का ये नाम क्यों है, इससे ऊपर मत जाओ, नाम है क्या, टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट्स। तो शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे टीटी रेट्स। दोबारा आ रहा हूँ मैं इस पे, डोंट वरी। मैंने आपको बोला एक रेट आरबीआई एंड बैंक के बीच का है, वो अपने को काम नहीं आएगा अपने क्वेश्चंस में कभी भी। ठीक है, दूसरा बैंक्स ए एंड बैंक बी आपस में डील कर रहे होंगे, लेन देन कर रहे होंगे, कौन सा रेट है ये, इट इज कॉल्ड इंटर बैंक रेट। इंटर बैंक नाम से पता लग रहा है। और दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम बोलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होलसेल रेट। होलसेल, क्योंकि तो होलसेल में ही खरीदेंगे बेचेंगे दूसरे से। तीसरा रेट जो नॉर्मल पब्लिक, मैं और आप जैसे, मान लीजिए मुझे यूएसए जाना है तो आई नीड फॉरेन करेंसी, तो मुझे भी तो अप्रोच करना पड़ेगा किसी बैंक को या इंस्टीट्यूशन को, तो मेरे को भी तो कोई रेट लगेगा। वो रेट जो लगता है उसको कौन सा रेट बोलते हैं, यानी कि किसमें बैंक किससे डील कर रहा है, बैंक रिटेल लेवल पे डील कर रहा है, रिटेल, रिटेल पीपल। तो ये कौन सा रेट है, रिटेल रेट। तो एक हो गया होलसेल रेट, एक रिटेल रेट। लेकिन रिटेल रेट का नाम जो आप नॉर्मली यूज करेंगे वो क्या है, टीटी रेट्स। टीटी रेट्स, व्हाट इज टीटी रेट्स, टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट्स, इट इज एज सिंपल। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आपको बहुत बार क्वेश्चन के अंदर इंटर बैंक रेट दिया हुआ है, इंटर बैंक रेट यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से जो डील करता है। बट हमारे क्वेश्चन तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि एक कस्टमर ने बैंक से ये लिया और वो सब चीज़ें की। तो अगर मुझे इंटर बैंक रेट दे रखे हैं और मुझे रिटेल रेट चाहिए तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली सोच के देखना, जो बैंक आपस में डील करते हैं वो रेट, और उस रेट, वो रेट तो मुझे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नहीं देंगे क्योंकि उनको अपना मार्जिन रखना है। तो बेसिकली उसके अंदर वो अपना कमीशन जोड़कर बताते हैं। ठीक है, और वो जो कमीशन जोड़कर बताते हैं उसको, वो कौन से रेट बन जाते हैं, रिटेल रेट बन जाते हैं। ठीक है, तो बस यही समझाना था आपको, आप नोट लिख लीजिएगा यहाँ पर। जो ऊपर मैंने बताया उसमें काम की लाइन क्या है, जो ये टीटी रेट्स हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट्स, और इसको क्या बोल सकते हैं, रिटेल रेट्स। टीटी रेट्स और रिटेल रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय चार्जिंग कमीशन, और कभी कोई वर्ड लिखा रहेगा मार्जिन। मार्जिन भी वही होता है, प्रॉफिट मार्जिन, अपना अपना कमीशन, कुछ ब्रोकरेज टाइप होता है। वर्ड मतलब ब्रोकरेज भी लिखा हो सकता है, तो घबराना मत, कमीशन, मार्जिन, ब्रोकरेज कुछ भी लिखा हो, अपने लिए एक ही बात है, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, टीटी रेट्स और रिटेल रेट्स आर कैलकुलेटेड लिखना था यहाँ पर, आर कैलकुलेटेड बाय चार्जिंग कमीशन, मार्जिन और ब्रोकरेज किसके ऊपर, ऑन होलसेल प्राइस, होलसेल रेट्स बेसिकली। यानी वो जो होलसेल रेट होगा, तो मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैंने इसलिए बताया आपको, अगर आपको होलसेल रेट गिवन है या बैंक का रेट गिवन है, इंटर बैंक रेट, तो उसके अंदर वो ब्रोकरेज ऐड, वो कमीशन ऐड करके आपको उसको रिटेल रेट बनाना पड़ेगा, और वो रिटेल रेट अपने क्वेश्चन में यूज में लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, मान लीजिए रुपी पर डॉलर 74.75, ध्यान देना। तो ठीक है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, $1 74 रुपीज़ 75 रुपीज़ का है, ये बिड हो गया या आस्क हो गया। अब इसमें समझने वाली बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये कौन से रेट है, अच्छा ये दिस आर इंटर बैंक रेट, इंटर बैंक रेट्स, दीज आर इंटर बैंक रेट्स। टीटी बाइंग कमीशन 1%, टीटी सेलिंग कमीशन, दो वर्ड ले दिए मैंने, बाइंग कमीशन, सेलिंग कमीशन 1.2%, यानी 1%, 1.2%। तो एक चीज आपको सीखनी है इसके अंदर, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज
कमीशन के साथ अपने को मतलब बीइंग अ कस्टमर नुकसान ही देगी। जैसे मैंने एक मान लीजिए पेन खरीदा, द पेन कॉस्ट 1000 रुपीज़ लेट से, ये चलो 100 ले लो, 100 रुपये। लेकिन मैंने किसी के थ्रू खरीदा तो उसने बोला भाई मैं खरीद रहा हूँ, ध्यान देना वर्ड पे मेरे, मैं खरीद रहा हूँ। मैंने बोला पेन दिलवा दो यार मेरे को, तो सामने वाले ने बोला हाँ ले लो मैं दिलवा देता हूँ, अरेंज कर दिया उसने मेरे लिए सेलर, ठीक है, उसी चीज़ की वो कमीशन लेगा। उसने बोला वैसे 100 रुपये का है, बाकी मेरी 1% कमीशन भी है, ठीक है। तो अभी मैं इस वाले 1% की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ। 1% कमीशन भी है, तो बता मुझे वो कितने का पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तो बड़ा सिंपल है, 100 रुपये का आपका पेन था, 1% वो लेगा तो 100 प्लस 1%, एक रुपया आएगा, 101 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अदर साइड ऑफ द कॉइन आ जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे बेचना है, सेलर मिलवा बायर चाहिए। उसने बोला ठीक है 1% लगेगा। इस बार क्या होगा, क्या 100 रुपये का है वैसे रेट, लेकिन 1% मेरा भी। तो ध्यान देना इस बार मेरे को, पिछली बार मेरे को 100 का पेन 101 का पड़ा था, यानी कि जब मुझे खरीदना होता है तो कमीशन मेरे कॉस्ट को बढ़ा देती है। बिल्कुल सिंपल मैथ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फंडामेंटल बात है, आपको पता भी है। इसी तरह अगर मुझे बेचना है तो मुझे 100 रुपये का मिलने वाला था विदाउट ब्रोकर कमीशन, बट जब सामने वाले ने मुझे दिलवाया है तो वो कह रहा है मुझे कमीशन, तो मेरी जेब में 100 नहीं आ पाएंगे, यानी कि माइनस होगा, माइनस 1 रुपया और 99 आएगा। ऐसे ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं बताया मैंने, बस उसको भी हाँ करना है आपको यूज़, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो कस्टमर है, कस्टमर वॉन्ट्स टू बाय डॉलर, ध्यान से सुनना, डॉलर का ही रेट है, डॉलर का रेट है, डॉलर खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉलर को खरीदने का रेट, पहले तो सिंपल चीज़ बताओ, डॉलर को खरीदने का रेट कौन सा है, बोलो 74 या 75। डॉलर को मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं कस्टमर, कौन सा रेट, 74 या 75। बिल्कुल ठीक आपने बोला, यही सोचा होगा आपने, 75। ये ठीक बता पा रहे हैं आप। अगर ये भी ठीक नहीं बता पा रहे तो फिर दोबारा से जो पढ़ाया है उसको पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। 75 डन। तो डॉलर को खरीदने का रेट कितना है, 75 रुपीज़ है। अब ध्यान देना वर्ड पे, गलती क्या होती है इसमें। वैसे तो सर इसमें गलती क्या होनी है, 75 है आपका कमीशन है, इसमें जोड़ दो, खरीदने पे भी बढ़ा कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मुझे 75 का भी नहीं पड़ने वाला, मुझे और महंगा पड़ने वाला है, तो कमीशन ऐड होगी, ये पक्का हो गया, सब कुछ ऐड होने वाला है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, आप अगर ये वर्ड देखोगे टीटी बाइंग कमीशन, टीटी सेलिंग कमीशन, तो यू वुड इन्फ्रेंस कि भाई हाँ, और वो सही भी है देखने में, अच्छा ये बाइंग कमीशन है तो सर इसका मतलब आप 1% ऐड कर दो इसमें और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो गई गलत गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गई सुनना, वैसे गड़बड़ नहीं हुई फंडामेंटली, लेकिन जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग होती है ना, यहाँ पे जो टीटी बाइंग कमीशन वर्ड लिखा है और सेलिंग लिखा होता है, दैट इज फ्रॉम, यानी जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये बाइंग और सेलिंग वर्ड जो होता है दैट इज फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप बोलेंगे हमें कैसे पता, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे याद रखना है कि बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये बैंक, बैंक लिख बोल रहा है बाइंग कमीशन 1%, यानी बैंक खरीदेगा तो 1% लगेगा, ओके। बैंक के एंगल से, बैंक अगर खरीदेगा 1% लगेगा, तो यानी जब बैंक खरीदता है तो हम क्या करते हैं, बेचते हैं, और जब बैंक बेचता है तो हम क्या करते हैं, हम खरीदते हैं। अब ध्यान सुनो, इसका मतलब मैं तो खरीदने वाला था डॉलर, 75 का रेट था, कमीशन ऐड होगा, तो बाइंग कमीशन ये ऐड नहीं करना, कौन सा करना है, सेलिंग। कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। ये सेलिंग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा, बैंक के एंगल से लिखा है। अगर कस्टमर बैंक सेल कर रहा है तो कस्टमर बाय कर रहा है ना, तो बाइंग वाला कमीशन मेरे लिए कौन सा है, 1.2, एज सिंपल। तो 1.2% ऐड होगा, तो 75 प्लस 1.2% दैट इज 75.9। देखो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि ऐड होगा, बाय कर रहे हैं तो ऐड होता है, ये तो सबको क्लियर है। समस्या क्या है कि ये जो दिया रहता है बाइंग कमीशन सेलिंग कमीशन, ये बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया रहता है, तो वहाँ बाइंग का मतलब बैंक बाय करे तो हम सेल करेंगे। अब जैसे उन्होंने बोला मुझे तो बाय खुद करना था, तो यानी बैंक सेल करेगा, तो ये वाला रेट। इसी तरह आप समझ गए होंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहता कि कस्टमर वॉन्ट्स टू सेल डॉलर, तो पहली बात सेल करने का रेट कौन सा, 74, तो यहाँ पर होता है 74, और सेल करने में माइनस होता है, इसमें किसी को डाउट नहीं है माइनस होगा, तो कौन सा, देख के क्या लगेगा, सेलिंग कमीशन तो 1.2 है ना, सेल अगर हम करें तो बैंक क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, तो 1%। बस इतनी सी आपको सावधानी रखनी है इसके अंदर।
73.26 आ रहा है आंसर। डन, क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हमें अपने को, ये खाली क्रॉस रेट की मैं बात नहीं कर रहा, कभी भी आपको पूरे कोर्स चैप्टर में अगर इस तरह से कमीशन दे रखी है बाइंग सेलिंग वर्ड डाल के, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? चलो, तो हमने दो बातें सीखी, एक तो इंटर बैंक रेट को क्या मतलब है, उसको होलसेल रेट भी बोलते हैं, फिर टीटी रेट्स यानी रिटेल रेट, वो कैसे निकाला जाता है कमीशन और उसको छोड़ के, ठीक है? अपने को कौन सा रेट चाहिए होता है वो सब सीख लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बिफोर डूइंग द क्वेश्चन, और इसकी कुछ हेडिंग मेरे को अगर देनी हो तो मैं बोलूँगा सम कॉमन सेंस डिस्कशन। कॉमन सेंस मतलब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा आपको, कुछ कॉमन सेंस लगानी है उसके अंदर। तो कॉमन सेंस कैसे लगानी है जरा देखते हैं। सुनना ध्यान से। इसमें एक प्रिंसिपल बस याद रखना, और वो आपको पता है, वो ये है कि जब भी मैं आपको कोई रेट बोलता हूँ रुपी पर डॉलर, लेट से 75, 76, तो ये रेट आपको हमेशा सही लगता होगा और लगना भी चाहिए। क्या क्या सही लगता होगा, सुनना। ये बिड रेट होता है, आपको पता है ये वाली बात, और ये कौन सा होता है, ये आस्क रेट होता है। यानी अगर कस्टमर खरीदेगा तो 76 में और बेचेगा तो 75 में। ये तो बैंक का मार्जिन है बेसिकली, यानी हमारा एक प्रिंसिपल तय है कि आस्क रेट हमेशा बिड रेट के से ज़्यादा होता है। ये तो बात आपको पता ही है और होगा ही लॉजिकली, ठीक है ना? ओके, ये बात याद रखना है इस कॉमन सेंस डिस्कशन में। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, सुनना क्या कॉमन सेंस डिस्कशन है। समटाइम्स you would given a rate like 74 पॉइंट, लेट्स से रुपी पर डॉलर है 74.20, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि गलती हो जाती है इससे, है कॉमन सेंस की बात। 74.20/82। अब आप बोलोगे इसमें क्या है, ये तो ठीक है, ये बिड हो गया, आस्क हो गया। अच्छा, आप देख रहे हैं बिड और आस्क में इतना डिफरेंस हो सकता है क्या? 74 और 82 एक ही करेंसी का एक ही टाइम पर, ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर सुनो, अगर कभी इस तरह से दे रखा है आपको, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, ये 74.20 और 74, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है पता है आपको? 74.20/74.82। आप बोलेंगे कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि अगर यहाँ पर आपका जो आस्क रेट दिया हुआ है उसकी बिड से कोई सेंस नहीं बन रही, इतना डिफरेंस हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे हमें क्या पता कितना डिफरेंस नहीं हो सकता, ऐसा दे रखा होगा कि जितना लॉजिकली हो ही नहीं सकता। तो 8 रुपये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता 8 रुपये, ठीक है? तो इसका मतलब, तो वो बेसिकली क्या है, उन्होंने इसको क्या कर दिया है, 74 को रिपीट नहीं किया, सिर्फ पॉइंट्स को बताया है, ठीक है? अभी थोड़ा थोड़ा कैचअप होगा ये चीज़ें। एक और दूसरा एग्जाम्पल, 2010। अब सुनो, अब एक ये अलग टाइप दे रहा हूँ, 74.20 और 10, ये क्या हो गया? 4020। अभी जो बताया था ये तो उस लॉजिक पे तो बैठ ही रहा। तो अब उस लॉजिक पे अगर बिठाए, सुनो, आप बोलना चाह रहे हो कि अच्छा इन्होंने वो नहीं बताया 74, तो इस हिसाब से तो फिर 74.20 और 74.10 हो जाएगा। अगेन कॉमन सेंस, अभी बताया था कि आस्क रेट उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता बिड से, तो फिर तो सुनो, ये होगा 74.20 और इससे अगला क्या बनता है 75.10। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये कोई रूल्स नहीं है, दीज आर कॉमन सेंस। यहाँ पे कॉमन सेंस क्या लगी, आस्क रेट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि 8-10 रुपये का डिफरेंस आ जाए, तो इसका मतलब ये चीज़ रिपीट होगी और आगे लग गया। इसमें इसमें भी वही था कि आस्क रेट में बताया नहीं लग से, तो मैंने वो लगा के देखा 74, लेकिन उससे क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ क्या हो रही थी, देखो 74.20 और अगर मैं इसको 74.10 लिख देता जो कि यहाँ बताया था, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कम हो गया, ये तो कभी होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एक ऐड करके अगला लेना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इस तरीके से। ओके।
ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, वो सुन लो। आपको ना बहुत बार ना एक और चीज़ सुनिए। मान लीजिए एक रेट ये दिया हुआ है आपको, ये एक रेट है, ये रेट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो इसका मेन पार्ट है, मेन पार्ट वो क्या है? या चलो पहले छोटे एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जो मैंने लिया था अभी, बोलो इसका क्या आंसर होगा? 72.50, 70 और सीधा 90 लिखा हुआ है, तो क्या ये 72.50 और 90 हो सकता है? 72.50 90 हो सकता है? इतना गैप हो सकता है? इतना गैप नहीं हो पाएगा कभी भी, आपको पता है अभी। तो इसका मतलब लॉजिकली क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वो सुनिएगा। इसका जो मेन पॉइंट था वो 72 था, और ये डेसिमल वाला पॉइंट रिपीट यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो किसी भी करेंसी में अगर जो रेट दे रखा है, वो जिसमें एक जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हैंडल, और जो मेन पार्ट नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा डेसिमल वाला, हो सकता है डेसिमल के अलावा भी हो, उसको बोलते हैं पिप्स। पिप्स, दैट इज अ वर्ड। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत बार आपको ना हैंडल नहीं दिया होगा रिपीटेशन में, हैंडल आपको सेम एज्यूम करना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पिप्स को वो बताएंगे उस हिसाब से लेना पड़ेगा। हाँ, पिप्स लेने में भी कॉमन सेंस क्या लगानी है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में जैसे बताया था, अगर ये होता तो यहाँ पर आप बोलेंगे ठीक है समझ में आ गया, हैंडल सेम है तो 72 पर, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो छोटा हो नहीं सकता इससे, तो 73। डन, ठीक है। और कुछ कॉमन सेंस की अगर बात होगी किसी क्वेश्चन में आएगी तो विल डिस्कस, राइट। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर निकालिएगा 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये क्वेश्चन करते हैं अभी, इसको रीड कीजिए। बताइए, क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब एक बार मेरे साथ रीड करिएगा। On 28th of January 2010, an importer customer requested a bank to remit Singapore dollar SGD Singapore dollar 25 lakh 25 lakh under an irrevocable LC. What is LC? LC is letter of credit, right? Okay. However, due to bank strike, the bank could effect the remittance only on Feb 4, 2010. बैंक की स्ट्राइक हो गई तो बैंक वो रेमिट नहीं कर पाया, भेज नहीं पाया। कब भेज पाया? 4 फरवरी को डिले हो गया। द इंटर बैंक मार्केट रेट्स फॉर एज फॉलो, ध्यान देना वर्ड पे, इंटर बैंक मार्केट रेट्स, इंटर बैंक मार्केट रेट्स यानी कि ये होलसेल रेट्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इंटर बैंक मार्केट रेट्स आपको दे दिए। बॉम्बे यूएसडी 1 45 रुपये और इस तरह से, और 4 फरवरी को, मतलब 2 डेट्स पे दिए हैं आपको, ठीक है। लंदन में पाउंड 1 का क्या रेट चल रहा है, ठीक है, और पाउंड 1 इक्वल्स टू SGD, यानी कि बेसिकली इन्होंने दिया कुछ इस तरह से है। हालांकि समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं,
ये बेसिकली किसकी कोटेशन है, यूएस डॉलर की, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट में क्या है, रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर हमें अपनी तरीके से लिखना हो तो व्हाट वी शुड राइट, इसका मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, रुपी पर डॉलर, ठीक है ना। रुपी पर डॉलर का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग ये होता है $1 इक्वल्स टू इतने रुपीज़। तो ये वही तो लिखा है कि यूएसडी $1 इतने का। इसी तरीके से अगर यूएस डॉलर इतना है पाउंड के बराबर, तो दे आर सेइंग यानी कि डॉलर, यूएस डॉलर पर पाउंड, राइट, सेकंड वाली कोटेशन। एंड थर्ड वन इज, इस बार पाउंड बराबर है इतने एसजीडी के, तो ये जो एसजीडी है पर पाउंड कितना है, वो इतना है, ठीक है। इन्होंने इक्वल की फॉर्म में दे रखा है तो बल्कि और इजी होता है हमारे लिए, कोई समस्या ही नहीं होती, ये इसके इतना बराबर है। लेकिन क्योंकि हम एक नॉर्मल पैटर्न में लिखते हैं तो हमने उसी पैटर्न में इसको लिख लिया। आगे क्या बोल रहे हैं, द बैंक विशेस टू रिटेन अ एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.125%। वो जो मार्जिन की बात कर रहे थे ना कमीशन की, वो कितना है 0.125%। लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर वो नहीं लिखा कि बाइंग का अलग है सेलिंग का अलग है। ये तो और आसान हो गया हमारे लिए, चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो 0.125 करना है। तो कन्फ्यूजन वाली जो बात थी मैं जो समझा रहा था कि कौन सा लेना होता है बाई के टाइम, कौन सा लेना सेल के टाइम, वो तो समस्या ही खत्म हो गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाउ डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लूज ड्यू टू डिले, कैलकुलेट रेट इन मल्टीपल ऑफ 0.001, यानी कि 4 डेसिमल पॉइंट्स तक आपको आंसर निकालना है। जो कोटेशन रेट होंगे ना उसको 4 डेसिमल तक लेंगे। इतना क्लियर अगर लिखा है तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज एक जनरल क्वेरी रहेगी आप लोगों की कि हमें कितने डेसिमल पॉइंट तक आंसर निकालना होता है या हम कोई रेट निकालते हैं। तो इट इज़ बेटर अगर कुछ गिवन नहीं है कि आप 4 तक निकालें, आंसर थोड़ा प्रिसाइज आता है, ठीक है। हालांकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा ज़्यादा लेके चलें, 4 तक ले लें तो आंसर थोड़ा प्रिसाइज आएगा, अनलेस कि क्वेश्चन में कुछ गिवन हो। अब जैसे क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि 4 तक करना है तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा ना, कोई डाउट ही नहीं बचा रहा था, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक वर्ड आया इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या इस क्वेश्चन का इसमें कोई रेलिवेंस है क्या? सच रेलिवेंस कुछ नहीं है, एक टर्म यूज हो रही है, वो उसका मतलब आपको बता देता हूँ। हालांकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन हमें वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं। 46 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, डन। सुनिएगा क्या होता है। अच्छा, ये इम्पोर्टर है, मान लीजिए इम्पोर्टर को ना इम्पोर्ट करना है सिंगापुर से कुछ, इंडियन इम्पोर्टर को इंपोर्ट करना है सिंगापुर से। अब उसको सिंगापुर से इंपोर्ट करना है तो उसको बदले में क्या देना पड़ेगा, जब वहाँ से सामान आएगा, माल आएगा, तो उसको सिंगापुर डॉलर्स वहाँ देने पड़ेंगे। तो ही नीड, द पर्सन इंपोर्टर नीड सिंगापुर डॉलर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो समझ में आ गया कि इसको सिंगापुर डॉलर अल्टीमेटली बाय करने पड़ेंगे देने के लिए, ठीक है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या चक्कर है वो सुनना। जब हम किसी से माल मंगवाते हैं दूसरे देश के किसी पर्सन से, ठीक है, तो वो ना कोई गारंटी चाहता है हमसे कि भाई आपने माल तो मंगवा लिया, और हमने बोला हाँ माल आ जाएगा, मैं पैसे भेज दूंगा या इतने दिन में मैं पैसे भेज दूंगा। बट ही नीड सम गारंटी, द एक्सपोर्टर जो सामने वाली पार्टी है, द पर्सन नीड सम गारंटी। तो इन दैट केस अ बैंक गारंटी कम्स इनटू पिक्चर। बैंक गारंटी जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, कि मेरे बिहाफ पर मेरा बैंक गारंटी कर रहा है कि आप इनको माल भेज दीजिए, हम अगर ये पे नहीं करेंगे तो हम पे करेंगे आपको, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? तो दैट इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी, ठीक। तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में, बस हमें ये समझ में आ गया अच्छा मुझे जो इंपोर्ट करना है, सामने वाला जो एक्सपोर्टर है वो देने के लिए तैयार है, बट कोई गारंटी मांग रहा है, ठीक है। अब गारंटी मांग रहा है, इसमें थोड़ा सा स्ट्राइक हो गई बैंक की, उसकी वजह से हुआ क्या, क्वेश्चन की मेन समस्या क्या है वो सुनो। मैं चाहता था अपने बैंक से जो मैं एक्सचेंज ये डील करना चाह रहा था कि मुझे एसजीडी चाहिए था, वो 28 को चाहिए था, देखो लिखा है 28 को, लेकिन ना बीच में बैंक की स्ट्राइक हो गई। तो ये जो सारे स्ट्राइक के चक्कर में झमेला हुआ, जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में एंटर हो पाई, मैं पैसा दे पाया सामने, वो इस तारीख को दे पाया, इस तारीख को मैं एसजीडी ले पाया बेसिकली। तो डिले हो गया। अब डिले होने की वजह से आइदर या तो मेरा रेट बढ़ गया होगा एसजीडी का या घट गया होगा, यानी कि आइदर मुझे प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो बस वही निकालना है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ड्यू टू स्ट्राइक, स्ट्राइक की वजह से हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर पहचान करना हो तो आप एलसी को पहचान कर सकते हैं कि ये एलसी वाला क्वेश्चन है। रीजन, ये एलसी वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। हालांकि एलसी की कोई रेलिवेंस नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन यू कैन मैं नोट कि हाँ ये एलसी वाला क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है।
बिल्कुल सिंपल फंडामेंटली क्वेश्चन है कि दो डेट्स हैं, इस डेट पे ट्रांजैक्शन होनी थी, नहीं हो पाई, तो क्या फ़ायदा नुकसान हुआ नई डेट की वजह से, ठीक है। अब सुनो, अब आता है हमारा मेन जो फॉरेक्स का क्वेश्चन है कि भाई ये एक्सचेंज रेट वगैरह से क्या फ़र्क पड़ा। सुनो, 28 जैन 2010 पहला रेट बोलो। मैं इसको उसी वे में लिख रहा हूँ जैसे हमें लिखना चाहिए, रुपी पर डॉलर है, तो ये 45.85 एंड 90, 85 एंड 45.90, ठीक है। ये रुपये पर डॉलर कहाँ से आ गया भाई, यही तो लिखा था कि एक डॉलर जो है वो इतने रुपये के बराबर है, तो रुपीस किसकी कोटेशन आई है, डॉलर की, इसका मतलब, ठीक है ना, एक डॉलर इतने के बराबर, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अभी मैं 28 की बात कर रहा हूँ, फिर उस पर आ जाएंगे वापस। ऐसी इसी तरीके से डॉलर पर पाउंड इज गिवन एज 1.7840, 1.7850, डन। और आफ्टर दैट सिंगापुर डॉलर, SGD, सिंगापुर डॉलर पर पाउंड is given as 3.1575 और 3.1590, ठीक है। एक्सचेंज मार्जिन भी है, वो तो बाद में हम कर लेंगे एडजस्ट, तो बात को समझिएगा। अच्छा, मैं रुपीस, मैं इंडियन हूँ, यानी कि मुझे किसके अगेंस्ट क्या चाहिए, मुझे रुपीस और सिंगापुर डॉलर का रेट चाहिए। बट एज यू कैन सी कि आपके पास रुपी पर डॉलर है, डॉलर पर पाउंड है, SGD पर पाउंड है, बट रुपी पर SGD या SGD पर रुपी नहीं है। तो इसका मतलब किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बोलो किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो टॉपिक हमने जस्ट किया था लास्ट क्लास में, क्रॉस रेट की। मैं बाय डूइंग दीज थ्री कोटेशन विल डिराइव अ रेट। कौन सा रेट निकाल लूँगा, रुपी पर SGD, और जब वो रेट मेरे पास आ जाएगा तो उसकी हेल्प से मैं कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने उस टाइम भी डिस्कस किया था, क्या मैं बिना क्रॉस रेट के SGD नहीं निकाल सकता कि कितने रुपीज़ में, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट दैट विल टेक मोर टाइम। और जनरली जब हमें क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट आ गया है तो हमें उसी से काम करना चाहिए, एग्जाम में इसी तरह करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब तो हमें आ गया, बताना कैसे करेंगे। मुझे पहले, हमेशा दो रेट की तरफ पहले जाते हैं, अगर मैं इन दो रेट को यूज़ करके, इन दो रेट को यूज़ करके पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ, बता सकते हैं आप। रुपी पर डॉलर है, डॉलर पर पाउंड है, सीधा सीधा अगर मुझे एक नया रेट चाहिए तो कैंसिल क्या हो रहा है, डॉलर कैंसिल हो रहा है, तो रुपी पर पाउंड आ जाएगा, रुपी पर पाउंड आ जाएगा, और ये तो मल्टीप्लाई से ही हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से हो रहा है, अगर मैं रुपी पर पाउंड, रुपी पर डॉलर इनटू डॉलर पर पाउंड करता हूँ, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, रुपी पर डॉलर, तो डॉलर डॉलर कट हो रहा है, मल्टीप्लाई से हो रहा है, मल्टीप्लाई से हो रहा है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 45.85 इंटू 1.7840 ऑब्लिक 45.90 इंटू 1.7850, ये हमने किया था, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे हमने किया था एग्जाम्पल। अच्छा, अब क्या बचा जरा बताओ, अब क्या बचा, अब बचा रुपी पर पाउंड, यानी कि अब अपना रुपी पर पाउंड बचा है ये करने के बाद। और अगला क्या है, अगला है SGD पर पाउंड। तो आप समझ पा रहे हैं, एक तरफ है रुपी पर पाउंड, एक तरफ है SGD पर पाउंड, क्या कॉमन है, पाउंड, पाउंड पाउंड कैंसिल करना है, तो क्या बच जाएगा, रुपी पर SGD, और वही तो हमें चाहिए, रुपी पर SGD ही तो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से क्या निकल के आया है, मैं यहीं लिख देता हूँ, रुपी पर पाउंड आया है यहाँ से निकल कर, और मेरे पास क्या है, SGD पाउंड। तो पाउंड दोनों नीचे है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई से तो कटेगा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ इस तरह से रहेगा, रुपी पर पाउंड, और अगर मैं डिवाइड करता हूँ नीचे वाले को तो ऊपर आ जाएगा पाउंड और SGD, पाउंड पाउंड कट, रुपी पर SGD, यानी कि क्या हुआ, जो इन दोनों का आंसर था, इन दोनों का आंसर वो ये था, यानी कि वो ये है जो सामने लिखा हुआ है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा नीचे वाले को। डिवाइड करते हैं तो हमने देखा ये इस तरह से होता है, और हम जानते हैं जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड कैसे होता है, सीधा सीधा या क्रॉस, क्रॉस होता है, यस, ठीक है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है डिवाइड। तो जो इसका आंसर है, ये रहा इसका आंसर, ये किससे डिवाइड होगा,
3.15, ये बिल्कुल मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह का जो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे डिवाइड होगा, 3.1575 से। बस इससे जो रेट डिराइव हो रहा है वो कौन सा रेट है, रुपी पर एसजीडी, यही तो चाहिए। क्यों, एक एसजीडी कितने रुपी के बराबर होगा, उससे निकाल के मैं फिर ये निकाल लूँगा कि 25 लाख के लिए मुझे कितना, मेरा रेट क्या आएगा, पहले रेट क्या आएगा और फिर उसमें मेरा कितना आउटफ्लो होगा। सही है ना, चलो बताओ, मल्टीप्लाई करके देखें। फोर्टी 45.85 इंटू 1.7840, 3.1590, it is coming out 27.587333 है, तो 73 में 4 तक लेना, 73 आएगा। इसी तरह यहाँ बताओ 45.90 इंटू 1.7850 डिवाइडेड बाय 3.1575, दिस इज 25.9482 है, ठीक है। तो 82 ये आ गया, 25.9842। ठीक है, तो बताइए क्या रेट आया अपना, 25.9482, करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपने दोनों रेट निकाल दिए, बिड और आस्क, आपको कौन सा चाहिए, हाँ जी ये रुपी पर एसजीडी आया है, मुझे एसजीडी से क्या करना है, मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे एसजीडी खरीदना पड़ेगा, मुझे एसजीडी खरीदना पड़ेगा, ध्यान दें, मुझे एसजीडी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे लिए कौन सा रेट है, अब तो आपको पता चल चुका है। अगर मैं खरीदना चाहता हूँ, एसजीडी का रेट है, ठीक है, मुझे ये खरीदने का रेट ये वाला है, बेचने का रेट ये वाला है, तो मेरे को खरीदना है, मैं इंपोर्टर हूँ, तो मेरे लिए ये वाला रेट रेलिवेंट है। बट खाली इससे काम भी नहीं चलेगा, मुझे कुछ कमीशन देनी पड़ेगी, 0.125। तो यानी कि पहली बात तो रुपी पर एसजीडी, जीडी का जो कौन सा रेट है, बिड और आस्क होता है ना, तो आस्क रेट बोलते हैं इसको, तो ये आस्क रेट अपना ये आ गया 225.9482, ठीक है, प्लस कमीशन। इसमें तो वो झंझट नहीं है कौन सा लेना, एक ही कमीशन है 0.125%, तो वो निकाल के जो रेट आएगा दैट वुड बी इफेक्टिव रेट ऑन 28 जनवरी। हालांकि इस दिन रेट तो निकाल लिया हमने, बट इस दिन ट्रांजेक्शन हो नहीं पाई, तो हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें देखना है अगर मैं इस दिन ट्रांजेक्शन करता तो क्या रेट लगता, अब मैं 4 दिन बाद कर रहा हूँ तो क्या रेट लगा, उससे मुझे नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक चीज़ ये माइंड में आ सकती है कि सर आप दो दो रेट क्यों निकाल रहे हैं, आपको पता तो था कि आस रेट निकालना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको समझ आ गया हमें आस चाहिए, तो ये वाली कैलकुलेशन यू कैन इग्नोर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन इनिशियली कर रहा हूँ, तो मैं अभी बिल्कुल फ्लो नहीं बिगाड़ना चाह रहा कि आपको बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा सोचनी पड़े, तो मैंने इसलिए दोनों निकाल दिया, फिर मैंने डिसाइड किया कि कौन सा रेट चाहिए, तो इट इज़ अप टू यू, अगर आप यू कैन थिंक कि हाँ सीधा वही निकाल लेते, दैट इज़ ओके। It is coming out 25.9098 rather 0606, 25.9806 is the rate, डन। चलिए, यानी कि अगर मेरा ट्रांजेक्शन 28 को हो जाता तो ये इफेक्टिव रेट पड़ता। अब क्या करना है, अब थोड़ा फटाफट आते हैं, 4 जनवरी करना है, 4 फरवरी रादर, 4 फैब को रेट बोलो, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, अब हमें रिपीट करनी है चीज़ों को, बोलो रुपी पर डॉलर कितना, 4.91 ऑब्लिक 4.97, दिस इज द रेट, यस। फिर कौन सा रेट है, फिर बोलो बोलो, डॉलर पर पाउंड, दैट इज 1.7765, 1.7775, ठीक है। देन एस जी डी ऑब्लिक पाउंड 3.1360, 3.1390, दैट इज़ द रेट, बिल्कुल ठीक है। अब फटाफट करते हैं, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे पता चल गया कैसे निकालना है, अब मैं वो दोबारा कहानी रिपीट नहीं करूँगा, आपको भी
यू फील कि नॉट ना सेम चीज़ बार बार बोल रहे हैं। मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्टीमेटली रुपी पर SGD चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रुपी पर डॉलर इंटू डॉलर पर पाउंड, और जब मैंने डिवाइड किया तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है पाउंड पर SGD। तो अल्टीमेटली दीज आर क्रॉसिंग आउट और मेरे पास ये बच रहा है। और ये निकला कैसे अल्टीमेटली, ये कुछ अभी भी मैं दो रेट लिख रहा हूँ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए क्या होने वाला है बताओ, 45.91 इंटू 1.7765 डिवाइड बाय, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि सीधा सीधा, फिर क्रॉस करेंगे तो ये 3.1390 ऑब्लिक 45.97 इंटू 1.775775 डिवाइड बाय 3.1360, ऐसे ही कुछ होने वाला है। ठीक है, चलो अब बताओ रेट। आपको पता ही है मुझे डॉलर खरीदना है, तो मुझे अगेन ये वाला रेट चाहिएगा। मैं ये वाला मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, टाइम सेव करते हैं, मैं इस पे आ जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि चाहिए तो यही ना। तो 45.97 1.7775 डिवाइड बाय 3.1360, this is coming out 26.056 25.056 056 आ रहा है, फिर आगे 1 है तो 60 लेना पड़ेगा। 0560 प्लस कमीशन लगेगी, कमीशन तो है ही 0.125%, दैट इज 125%। इट इज कमिंग आउट 26 पॉइंट ठीक है। आई वॉज चेकिंग कि कुछ मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना। 4.97 ठीक है, इंटू 1,775 परफेक्ट है, डिवाइडेड बाय दिस 3.1360। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दिस इज कमिंग आउट 26.0885, नहीं तो मैं इसको 6 ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, ओके। तो ये मेरा अब नया रेट है, यानी नया रेट क्या, बेसिकली एक्चुअल में रेट यही लगा। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, लॉस और गेन। कैसे निकलेगा, मेरे को रेट लगा 26.0886 ये लगा, क्योंकि मुझे यही इसी पे खरीदना पड़ेगा। बट अगर डिले नहीं होती तो आई वुड हैव बीन पेइंग किस रेट पे, ये रहा 25.98606, 25.9806। तो 26.0886 माइनस 25.99806, इट इज़ कमिंग आउट कुछ इस तरह से। अच्छा, ये तो एक का लॉस है। आपको तो कितना डॉलर खरीदने थे ऐसे, 25 लाख डॉलर सिंगापुर डॉलर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25 लाख, इट इज़ कमिंग आउट 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000 रुपये का लॉस हो रहा है मुझे। लॉस क्या, कौन सा लॉस है ये, इसको क्या बोलेंगे आप, वही लैंग्वेज जो क्वेश्चन में लिखी है आप नीचे लिखेंगे, लॉस ड्यू टू, हाउ डू द कस्टमर स्टैंड टू लूज ड्यू टू डिले, ये लॉस ड्यू टू डिले। तो कस्टमर स्टैंड टू लूज ₹2,70,000 ड्यू टू डिले। समझ आया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली हमारी क्रॉस टेस्ट की प्रैक्टिस हुई, क्रॉस रेट की पहली चीज़। कमीशन तो हालांकि उसमें ट्रिक ही नहीं थी, एक ही कमीशन थी, ठीक है। और इस तरह से आपको देखना पड़ा, समझ आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम इन द एग्जाम, नंबर ऑफ टाइम्स। परफेक्ट है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमने किया। अगेन विल बी डूइंग प्रैक्टिस ऑफ एप्ली, यानी कि वी आर
कि हम कर क्या रहे हैं, हम एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस रेट पढ़ रहे हैं इस टाइम, कि क्रॉस रेट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, कैसे कैसे यूज करते हैं राधा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बताए, कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हटी देखते हैं, इट इज अ रेट कवर रेट क्वेश्चन, कवर रेट के ऊपर है ये क्वेश्चन। व्हाट इज कवर रेट अभी डिस्कस कर रहे हैं, कवर रेट के ऊपर है, और ये भी एग्जाम में बहुत आता है, बहुत आया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं, देखो यू सोल्ड, अभी यू सोल्ड कौन है देखते हैं, यू सोल्ड हांगकांग डॉलर 1 करोड़ वैल्यू स्पॉट टू योर कस्टमर, टू योर कस्टमर, यू सोल्ड टू योर कस्टमर, ये किसकी बात कर रहे होंगे, मैंने अपने कस्टमर को बेचा, तो मैं कौन, ऑब्वियसली बैंक इंस्टीट्यूशन। तो यानी बैंक ने हांगकांग डॉलर 1 करोड़ स्पॉट सेल किए अपने कस्टमर को, स्पॉट टू योर कस्टमर एट रुपीज 5.70, यानी कि कौन सी दो करेंसी यूज हो रही है, सिंगापुर डॉलर एंड रुपीज, ठीक है। एंड कवर्ड योर सेल्फ, क्योंकि ये यू की फॉर्म में चल रहा है ना क्वेश्चन की, यू सोल्ड, तो कवर्ड योर सेल्फ लिखा है, यानी बैंक से बोल रहे हैं कि बैंक तुमने अपने कस्टमर को इतने का बेचा, एक सोल्ड किया हांगकांग डॉलर इस रेट पे इतना करोड़, एंड कवर्ड योर सेल्फ इन द लंडन मार्केट ऑन द सेम डे, ध्यान देना, कवर्ड योर सेल्फ, ये आ गया वर्ड, कवर्ड योर सेल्फ इन द लंडन मार्केट ऑन द सेम डेट। अब सुनना, ये कवर्ड की क्या बात है, जब भी बैंक कोई ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, कस्टमर से, तो वो दो तरह की हो सकती है, या तो मैं कस्टमर को कुछ सेल करूंगा, ठीक है, या कस्टमर से कुछ बाय करूंगा। जब मैं कस्टमर से सेल करता हूँ, कस्टमर को कुछ सेल करता हूँ, तो यानी कि वो चीज़ मेरे पे होनी चाहिए ना, ठीक है, तभी तो मैं सेल कर पाऊंगा। अब क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ अगर बैंक के पास किसी ने सेल पहले कर दिया, जनरल प्रोसेस क्या होता है, पहले बाय होगा तो सेल होगी, ठीक है, अगर पहले सेल हो गई है तो फिर बाय करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो जो बाय करना पड़ता है, बैंक ने सेल तो कर दिया है अपने कस्टमर को, लेकिन अपने आप को वो कवर कर रहा है, मतलब उसने सेल कर दिया बाहर वाले को, तो वो क्या करेगा, खुद बाय करेगा सेम चीज, सेम डॉलर, उसके पास होना भी तो चाहिए, उसके पास होना भी तो चाहिए, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यूर सेल्फ इन द लंडन मार्केट में, उसने सेम डे व्हेन एक्सचेंज रेट्स वर, अब एक्सचेंज रेट उस टाइम क्या था, अब देखो एक्सचेंज रेट किसका दे रखा है, यूएस डॉलर और हांगकांग डॉलर का, यानी कि इक्वल टू यूएस हांगकांग डॉलर है, तो ये कोटेशन क्या बन गई हमारी, कैसे लिखना चाहिए हमें, हांगकांग डॉलर पर यूएस डॉलर, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि एक यूएस डॉलर के बराबर है। बट यहाँ तो जो ट्रांजेक्शन थी वो कौन सी थी, हांगकांग डॉलर और रुपीज़ की, यानी कि ये तो डायरेक्ट नहीं है, फिर एक और इंटर बैंक रेट दिया हुआ है, ठीक है, इस बार पर रुपीज़ दिया हुआ है, तो इसका मतलब पर डॉलर दिया हुआ है, तो ये रुपी पर यूएसडी हो गया दूसरे वाला रेट। हाँ, अब अगर इन दोनों को देखें तो समझ आ गया, इन दोनों को यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट हांगकांग डॉलर पर रुपी, या रुपी पर हांगकांग डॉलर, वी कैन कैलकुलेट, वही अपने को चाहिए, ठीक है ना, वही अपने को चाहिए। तो क्रॉस रेट की अगर इम्प्लीकेशन आ गई, इसमें यूज़ आ गया, एप्लीकेशन आ गई, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट कवर रेट एंड असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, वो कवर रेट निकालो, और कवर रेट जो अब बैंक ने किसी रेट पे सेल किया है, कवर करने के लिए क्या करेगा, बाय करेगा, ठीक है, तो उसको या तो वो रेट ज़्यादा पे मिलेगा या कम पे मिलेगा, तो जो डिफरेंस होगा वो उसका प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, तो वो बताना है। एंड इग्नोर ब्रोकरेज, कोई ब्रोकरेज नहीं है, ठीक है। कवर रेट का एक बार और मीनिंग बता दूं आपको, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन बैंक कर रहा है मार्केट के अंदर, तो सेम तरह की पोजीशन वो इंटर बैंक में लेता है, ठीक है, टू कवर हिमसेल्फ। अगर उसने डॉलर बेच दिए हैं, ठीक है, तो डॉलर बेच दिए हैं तो वो डॉलर उसको चाहिए भी तो सही, वो चाहिए के लिए उसको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, तो किसी रेट पे वो बाय करेगा, जिस रेट पे वो बाय करेगा दैट रेट इज कॉल्ड कवर रेट। उल्टा भी हो सकता था, अगर लिखा होता कि आपने कस्टमर से बाय किए हैं तो कवर करने के लिए क्या करता, सेल करता, तो उस केस में कवर रेट क्या हो जाता, सेल रेट हो जाता। यानी कि अब मेरे को ये समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या,
कि कस्ट बैंक ने तो सेल कर दिया है, अब उसको बाय करना है बाहर से, और इंटर बैंक रेट चल रहे हैं। ध्यान देना, बैंक है तो बैंक के लिए तो इंटर बैंक रेट ही चलेगा, उसको तो वो नहीं चाहिए, रिटेल रेट तो नहीं चाहिए, नहीं। लेकिन वो जो बैंक इंटर बैंक रेट है ना, वो डायरेक्ट नहीं दिए हुए, वो दो अलग अलग ऐसी करेंसी के खिलाफ के अगेंस्ट दिए हुए हैं जो कि डायरेक्टली मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो डायरेक्टली ये चाहिए था। व्हाट आई रिक्वायर्ड इज, देखो अगर ये एट रुपी इतना दे रखा है, यानी इन्होंने जो यूज़ किया है वो कुछ इस तरह से किया है, रुपी पर हांगकांग डॉलर इक्वल्स टू 5.70, 5.70, यही तो किया है इन्होंने, ठीक है ना। यही तो दिया हुआ है आपको कि इस रेट पे बैंक ने सेल किया है, एक हांगकांग डॉलर इतने के बराबर है, तो मुझे ये वाली कोटेशन चाहिए रुपी पर हांगकांग डॉलर, तो वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट, और वो जो रेट निकलेगा वहाँ से बाइंग रेट निकालूंगा, ठीक है ना। उस बाइंग रेट को सेलिंग रेट से कंपेयर करूंगा और देखूंगा बैंक को नुकसान हुआ या बैंक को प्रॉफिट हुआ। आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि करना क्या है, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक सोल्ड रेट क्या है? दिस इज रुपी पर हांगकांग डॉलर, कितना है? 5.7, ये इसका सोल्ड रेट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें कम वो करना पड़ेगा। अब बोलो दिस इज हांगकांग डॉलर पर यूएस डॉलर 7.5880, 785920, दिस इज फर्स्ट रेट। एंड जो इंटर बैंक दूसरा रेट है, रुपी पर यूएस डॉलर्स 42.75 एंड 42.85। बताओ इन दोनों रेट को यूज़ करके मुझे क्या चाहिए, रुपी पर एच सीरीज कैसे निकलेगा? क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके तो नहीं निकल रहा, दिख गया वो तो, मल्टीप्लाई करके नहीं कट रहा, कॉमन करेंसी कैंसिल करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड क्या है, लेट से वही दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, बताओ ए बाय बी करें या बी बाय ए करें? अगेन मैं दोबारा बार बार इस चीज़ पे आ जाता हूँ ताकि क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे करते हैं, ए बाय बी करें या बी बाय ए करें। अब बोलेंगे पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा, तो करके देख लो क्या दिक्कत है, रफ में करके देख लो क्या करना है। अगर मैं ए बाय बी करता हूँ तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये नीचे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखें, अगर मैं एच के डॉलर डिवाइड बाय यू एस डॉलर करता हूँ, ये डिवाइड करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी यू एस डॉलर अपॉन रुपी, तो दैट विल बी कैंसिल, बट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एच के डॉलर पर रुपी आएगा। क्या मुझे एच के डॉलर पर रुपी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो रुपी पर एच के डॉलर चाहिए। तो ठीक है, समझ आ गया, ये नहीं करना, यानी ए बाय बी नहीं करना, बी बाय ए करना है। बी बाय ए देखो, रुपी पर यूएस डॉलर, अब ये अगर बाय करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यूएस डॉलर बाय एच के डॉलर, कैंसिल, रुपी पर एच के डॉलर आ गया, यही तो चाहिए, ठीक है। तो यानी बी बाय ए करना है। अगर बी बाय ए करना है तो बोलो कैसे करें, this divide by 42.70 divide by 7.5920 oblique 42.85 divide by 7.5880, क्लियर है? बोलो। अच्छा अब मुझे बताओ, वैसे मैंने लिख दोनों दिए दोबारा से, लेकिन अपने को चाहिए कौन सा? बैंक को कवर करना है, उनने सेल कर दिया है कस्टमर को, कवर करने के लिए अपोजिट करेगा यानी बाय करेगा, यानी बैंक का बाय रेट चाहिए, बाय रेट चाहिए। अब बैंक यहाँ पे एक तरह का खुद ही कस्टमर है, ठीक है ना, बैंक खरीद रहा है बाहर से, तो ये बैंक का ये बाय का रेट होता है, सॉरी ये क्या होता है, अगर मुझे बाय करना है तो ये वाला रेट होता है, ज़्यादा वाला रेट, तो यानी कि ये रेट चाहिए मेरे को। तो आई रिक्वायर 42.85 डिवाइड 42.85 डिवाइड बाय 7.5880, it is coming out 5.6470, ठीक है, 5.6470। तो ये रेट मेरा कौन सा रेट हो जाएगा बताओ? मैंने ये वाला कैलकुलेट नहीं किया, बताया ना क्यों, ये बिड है, आस्क है, मुझे अगर खरीदना है, ठीक है, यहाँ पे मैं बैंक हूँ, मुझे अगर खरीदना है तो ये वाला रेट चाहिएगा ना, तो ये चाहिए, कमीशन कुछ है नहीं, तो यही वाला रेट, ये कौन सा रेट हो गया, दिस इज अ कवर रेट। आपको एग्जाम में इसके अंडर भी
कवर रेट को हाईलाइट करना है, क्योंकि क्वेश्चन है ना अलग से कवर रेट पूछा, ध्यान दे रहे हो, ये रहा। कैलकुलेट द कवर रेट, यानी इसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। पहले कवर रेट निकाल दिया, हाँ निकाल दिया। अब कह रहे हैं असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, तो ठीक है प्रॉफिट और लॉस निकाल देते हैं। आप ध्यान से सुनना। बीइंग अ बैंक, मैंने कस्टमर को सेल इतने में किया 5.70 में, और बाय कितने का कर रहा हूँ, देखो बाय नीचे पे कर रहा हूँ, नीचे पे, तो यानी फायदा हो गया, सस्ता खरीदा बेचा महंगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया मुझे, प्रॉफिट 5.70 माइनस 5.6470, और कितने डॉलर थे, 1 करोड़, कर देते हैं। It is coming out 5,30,000. 5,30,000 is the answer. 5,30,000 is the answer. 5,30,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो सकता है डिफरेंस आए किसी चीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन ने इस बार बोला नहीं था 4 डिजिट तक लेना है, तो मैंने फिर भी 4 डिजिट तक लिया है। कोई बार लेकिन बेटर रहेगा कि आप 4 डिजिट तक लें, क्योंकि इंस्टीट्यूट जनरली 4 डिजिट तक लेता है, बट कभी कभी नहीं भी लेता, बट हम एक ही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे ना। ठीक है, चलो दिस इज डन। ओके, एक और क्रॉस रोड का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये इसका लेवल थोड़ा इससे ज़्यादा है, बट इससे अच्छा क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में ये भी आया हुआ है एग्जाम में, और ज़्यादा चांस अब यही आने के, क्योंकि ये थोड़ा इसका लेवल अच्छा है। अगर दे वांट गिव अस क्रॉस रेट क्वेश्चन इन द एग्जाम, और थोड़ा लेवल थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है। एक बार आप ट्राई करेंगे 5 मिनट लगा के, क्लास में हम ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई करेंगे आप, प्लीज़ ट्राई आउट।